आज हम अब आरंभ करते हैं छत्व संधि के पश्चात अनुस्वार और प्रसवण संधि। आज आपका एक व्यामोह दूर हो जाएगा। एक मन में भ्रांति रहती थी कि हम संस्कृतम पढ़ें या संस्कृतम पढ़ें, तो इस पाठ को सुनिएगा इसके लिए। दूसरी चीज, कुछ ऐसा उच्चारण परंपरा जो कि अब भ्रष्ट हो गई है, उसकी भी आपको मैं बहुत जानकारी दूंगा। इसकी जानकारी 99.9 लोगों को है ही नहीं। विद्वानों में भी इस प्रकार का जो है उच्चारण अब लगभग समाप्त हो चला है। इसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तो आप अब इसे सुनिएगा। सूत्र पाणिनि जी ने बताया मोनुस्वारा, प्रथम सूत्र है ये अनुस्वार विधायक सूत्र। अनुस्वार करता किसे है तो यहाँ बताया है मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्याद् हलि। मांत पद को अनुस्वार होता है। मांतवीयो पदवीयो कब हल परे रहे उसके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है हरिम। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो तब ये हल परे तब देखा जाए। ठीक है, तो हरिम वंदे, वंदे कहाँ का रूप है? है ना, वंदे वंदावहे वंदामहे, उत्तम पुरुष एक वचन। अब हरिम वंदे ये वाक्य है। हम यहाँ पर अब मकार लेखन नहीं करेंगे। जब यह संधि प्रवृत्त होगा तो वहां पर मांतस्य पदस्य अनुस्वारः, मांत पद कौन है? हरिम। तो इस मांत पद को अनुस्वार होने लगेगा। पर में क्या होना चाहिए? स्याद हलि। कौन सी संधि हो गई है? संधि विच्छेद करो स्याद हलि का। स्याद हलि कौन संधि प्रवृत्त हुई? झयो होन्य तरस्याम, बताया था ना। ऐसे परे हकार को पूर्व सवर, पूर्व में है द, तो उसका सवर्णी हा के स्थान पर बैठ जाएगा क्या? ध। ये ध्यान रखना। तो हल परे है। अब मांत पद को अनुस्वार हो, ऐसे सूत्र से तो यही लग रहा है कि पूरे मांत पद को अनुस्वार हो जाएगा, पूरे हरिम को हो जाएगा। पर वही जो आपके परिभाषा सूत्र है ना, उनको हमेशा स्मरण रखना। विधि सूत्र के साथ जोड़ के ही उसका अर्थ करना। मांतस्य पदस्य यद अंत्यम भवति, मांत पद का, मांत पद हो गया हरिम, उसका अंतिम वर्ण कौन है? म। तो इस म को होगा वो अनुस्वार। ठीक है, तो सूत्र तो मांतस्य कह रहा था, लेकिन मोनुस्वार में मह षष्ठी से निर्दिष्ट पद है। इसको देख करके अलुंत्य सूत्र घुस गया, इसकी सहायता की। तो अब ये जो है मांत पद को न हो करके मांत पद का जो अंत वो है म, उसको क्या होगा? ये अनुस्वार होगा बच्चा। तो रूप क्या होगा? वो आपके सामने ये रहा रूप, हरिम वंदे। क्या रूप बन गया? हरिम वंदे। पदस्येति किम, कहा कि ये क्यों कह रहे हो कि वो मांत पद ही होना चाहिए तभी अनुस्वार होगा? कहा कि यदि मांत पद नहीं होगा तब अनुस्वार नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए गम अग्रे यते, ये कर्मणि प्रत्यय करते हैं। एक तो गच्छति गच्छता, ये तो कर्तरी प्रत्यय करके रूप बनते हैं। दूसरे रूप होते हैं कर्मणि प्रत्यय करके। जब भाव कर्म प्रक्रिया पढ़ोगे तो वहां ये यक प्रत्यय होता है और ये वो आत्मनेपद हो जाता है, जैसे ईधते होता है। तो गम यते, ये गम यते ये पूरा एक पद है, तिङंत पद। ठीक है, वहां तो क्या था? हरिम एक द्वितीय विभक्ति का होने से ये पद अलग है, वंदे क्रियापद। लेकिन यहाँ ये टोटल एक ही क्रियापद है, गम यते। इस म को अनुस्वार बच्चों इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मांत तो है पर पद नहीं है। पद का अंत वर्ण होना चाहिए। पद का अंत वर्ण तो इधर ए आ जा रहा है, ये पद का अंत वर्ण नहीं है। तो हरिम गम्यते में अनुस्वार नहीं होगा। ये आपने अनुस्वार विधायक एक सूत्र पढ़ा। इसका मतलब क्या निकला? कब होता है ये अनुस्वार? मांत पद को होता है और हल्के परे रहते हो। मांत पद के अंत्य वर्ण को होता है, और इसके उदाहरण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों देखो, जब तुम कुछ सेंटेंस लिखते हो ना, उसमें जब आगे हलवर्ण परे मिलता है तो आप उसे ऐसा नहीं लिखते, बल्कि उस पर बिंदु चढ़ाते हो। क्यों? और जब आपको आगे अचवर्ण परे मिलता है तो आप सीधे मकार को जोड़ देते हो, हरिम अस्ति, अथवा हरिम को अस्ति अलग कर, ऐसे कुछ करते हो ना। इसलिए ये होता है, ये नियम ये कहता है पाणिनि जी का। आइए बच्चों अग्रिम नियम की तरफ। पहला वाला ये नियम है, ये पदांत विषयक है, पदांत में लगता है और इस वर्ण को अनुस्वार करता है, माँ को अनुस्वार करता है। इसके बाद बच्चा दूसरा सूत्र पाणिनि जी बनाते हैं, नश्चा पदांतस्य झलि। यह जो नियम है पाणिनि जी का, ये सबसे पहले तो ये समझो अपदांतस्य, नश्च मह पहले कह दिया, मह अनुस्वारः। अनुस्वार का मतलब क्या है? मह वो षष्ठी का रूप है, माँ को अनुस्वार होता है। और नश्च, नश्च माने और
ना को भी होता है। कैसे ना को होगा? तो माने माँ और ना दो को होगा। माँ पहले कह दिया नश्च, चकार से ऊपर से माँ भी खिंचा आ गया, चला आया, ठीक है। तो इसलिए वृत्ति में देखे नस्य मत्स्य, लेकिन ना और माँ जिनको होता है वो कैसे होने चाहिए? सूत्र में दिया है अपदान्तस्य, ये षष्ठी का षष्ठ्यंत है। तो नस्य मत्स्य च अपदान्तस्य, अपदांत वाले ना और माँ होने चाहिए, माने वो पद के अंत में नहीं होने चाहिए। परे क्या हो? झली, तो उसको कह दिया झली। और अनुस्वार, झल के परे रहते। तो ये सूत्र उस पिछले सूत्र से किन बातों में भिन्न है? बोलो। पदांत को लेकर के, झल को लेकर के, और नकार को एक्स्ट्रा पढ़ दिया है। चलिए बच्चों, एक यशः, यशसी, यशांसी रूप बनते हैं, वहां यशस शब्द रहता है, ठीक है, और नुमागम वगैरह वहां किया जाता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हलंत पुल्लिंग तो वो वहां विशेष रूप से बताऊंगा ही। अभी तो तुम ये समझिए बच्चों, यशान, यशा, यशसी, यशांसी, यशांसी पद है ना। पद का अंत वर्ण कौन है? गड़बड़ा दिए ना। जब पदांत यशांसी है तो पद का अंतिम वर्ण कौन होगा? सी का ई। पदांत कौन नहीं है? न। तो ये हुआ तुम्हारा अपदांत न। पहला वाला उदाहरण अपदांत न का है, दूसरा वाला उदाहरण अपदांत म का है, ठीक है। तो देखो चलो बच्चों, यसान अग्रेसी, ये कैसा ना है? अपदांत ना, माने पद के अंत में नहीं है। अच्छा, उससे देखो चेक करो झलवर्ण है या नहीं? झलवर्ण है, ठीक है। झलवर्ण में कौन आते हैं? आप दिमाग में दौड़ा लिया करिए हमेशा जब जब प्रत्याहार बोला जाए। क्यों दिलप्रीत? मैं जब प्रत्याहार बोलता हूं उनके अक्षर दिमाग में दौड़ जाते हैं ना, दौड़ाना है हर बार, इसी का नाम व्याकरण, ठीक है। तो बच्चा इसको क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। अनुस्वार कर दिया तो ये तुम्हारा बन गया, हमने कर दिया, ये लीजिए यशांसी बन गया। ऐसे ही बच्चों आक्रम अग्रेहस्यते। बच्चों आप जब तिङंत प्रकरण पढ़ोगे तो वहां पर एक धातु पढ़ोगे क्रमुपाद विक्षेपे। उस धातु का आंग उपसर्ग पूर्वक यह रूप है। ये आंग उपसर्ग है, क्रमु धातु है, उसका मां है। ये स्या जो है रिट लकार में हो ही जाता है, और ते वाले प्रत्यय से तो तुम परिचय ही हो, एधते देते। पद क्या है? बहुत अच्छे। अपदांत मकार है, यहाँ अपदांत म है, जो पद के अंत में नहीं है, ऐसा अपदांत मकार है, तो उसको क्या हो जाएगा? इस मां को अनुस्वार का मतलब है भैया एक ये बिंदी ऐसी लगा देना, अपदांत म को हो जाएगा अनुस्वार। तो इस रूप की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जान गए? ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना समझ में आई हो अभी तक के इन प्रयोगों में। क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ लेते हैं बच्चा। अभी तक आपने समझा अनुस्वार दो कंडीशन में बैठता है। यदि पद के अंत में म है और उसके बाद हल परे है तो क्या हो जाता है? उस मांत पद को अनुस्वार हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। यदि पद के अंत में न होगा तो उसको अनुस्वार होगा? नहीं होगा। ये भी तुमने तो समझा ना। हाँ, जो नहीं कहा उसे भी समझो। ऐसे ही बच्चों, यदि अब नश्चा पदांत जली को समझ लो, यदि अपदांत, यदि पद का अंत नहीं तो पहला सूत्र पद के अंत में लगता है। यदि अपदांत म होता है उसको भी अनुस्वार होता है, और न होता है उसको भी अनुस्वार होता है। इसमें न और ऐड कर लिया, ठीक है। पर कब? झल परे हो तब। ये दो नियम आपने अनुस्वार कब होता है उसके पढ़ लिए। अब बच्चों अनुस्वार को करना है पर सवर। पहला वाला सूत्र पदांत विषयक अनुस्वार वाला है, दूसरा वाला नश्या पदांत से झली यह सूत्र अपदांत विषयक अनुस्वार वाला है। ये भी बात जाने ना रवि? हाँ, तो चलो बच्चा अब समझते हैं पर सवर्ण। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई झली के, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। ताकि ये नश्या पदांत से झली में ये क्यों कह रहे हो कि झल परे हो तभी लगेगा? अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार तभी होता है झल के परे रहते। तो बच्चे एक धातु है मन धातु, है ना। मन धातु दिवादी गण का है, तो उससे दिवादी गण में स्यन प्रत्यय हो जाता है, उसका ये या है, तो मन प्लस यते अपदांत नकार है ये, ठीक है। अब इसको अनुस्वार होना चाहिए नश्चा पदांत से झली से, पर बच्चा हो तो यह तो झल परे ही नहीं है। झल प्रत्याहार में यह आता है क्या? ऐसा झल प्रत्याहार में यह आता है क्या? नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा बच्चों? बहुत सारे संस्करणों में मन्यते की जगह यहाँ पर ऐसा भी आपको मिल सकता है। बाल मनोन्माकार ने एक यहाँ पर दिया है, बाल मनोरमाकार ने तो यहाँ पर नम प्लस यते नम्यते दिया है, ठीक है। तो नम्यते, यदि नम्यते है तो ये अपदांत मकार है, और उसके बाद भी जो यह है वो झल परे नहीं है। तो चाहे तो इस उदाहरण प्रत्युदाहरण को रख लो है, चाहे उसको रख लो, दोनों में बात एक ही पड़ जाएगी। आपने दोनों ही समझ लिए होंगे, ठीक है। तो अनुस्वार कब नहीं होता नश्चा पदांत से झली के द्वारा? जब झल से भिन्न कोई वर्ण परे रहेगा तब। ऐसे कह लो, ऐसा कहना ज्यादा सरल है ना। चलिए अब बच्चों मैंने भी बताया था आपको, आपके दो सूत्र हैं जो अनुस्वार करते हैं। एक तो मनुस्वार जो कि पदांत विषयक है,
दूसरा जो कि अपदांत विषयक है। अब अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। पर सवर्ण संधि एक छोटी सी पहले पढ़ चुके हो, इस सूत्र द्वारा पढ़े थे, पाठ नहीं कर रहे हो, तोरली से पढ़े थे। इसका मैंने क्यों भेजा है तुम्हें दिखाने के लिए, इसका पीडीएफ तुम्हें भेजा इसलिए कि रोजाना आवृत्ति करिए, पाठ करिए और पिछले से किसी भी प्रकरण को भुलाइए ना तो अच संधि को भी मत भुलाइए, ना प्रकृति भाव, कोई भी संज्ञा प्रकरण भी याद रहना चाहिए। क्यों, आगे चल नहीं पाओगे पूरे व्याकरण में। मैंने कहा जो संधि में शून्य है व्याकरण कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता, वो लिख के ले लो। संधि जो नहीं पढ़ा ना, कितना भी प्रयास कर ले अतिरिक्त व्याकरण सीख ही नहीं पाएगा वो। इसलिए हमने संधि को विधिवत रिकॉर्ड किया, उसका पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार किया कि क्या क्या कैसे रहे, तुम्हें पाठ के लिए भी जिसमें सौ कर रहे हो, इसलिए उसका उपयोग करिए सही से, ठीक है। भगवान ऐसे अवसर आपकी तरह शायद किसी को ही धरातल पर दे रहे हो, ऐसे बिरले लोग होंगे, तो इसको समझो। क्यों पचौरी गाय वही रहेगा है, देख ले क्या ले जाएगा यहाँ से देवप्रयाग से, ऐसे ही खाली हाथ जाएगा। देख लेना इन 3 वर्ष में क्या कर सकते हो तुम लोग। तो चलो पहला वाला जो सूत्र है ये कनेक्टेड है नश्चापदांतस्य झली से, ये परसवर्ण जो करता है। और दूसरा वाला क्योंकि वह पदांत से पदांत कह रहा है खुद, तो वो कनेक्ट है वो अनुस्वार से। यानी कि आप ये समझना पहला वाला सूत्र जिस अनुस्वार को प्रसवण करने वाला है वो अपदांत विषयक है, और दूसरा वाला सूत्र क्या है, इतनी ध्यान में रख ली बात। चलो अब ये नियम पढ़ लो, कोई नहीं। सूत्र लिखे पाणिनि जी, अनुस्वार से यही परसवर्ण। भट्टो जी दीक्षित जी ने कहा अगर इतना सरल सूत्र है वृत्ति क्या बनाए, क्योंकि इसमें तो किसी की अनुवृत्ति वगैरह लाने की भी जरूरत नहीं है, सूत्र से ही पूरा, सूत्र में ही पूरे के पूरे पद बैठे हुए हैं और इसका अर्थ एकदम सुस्पष्ट है। तो मैं क्यों लिखूं, तो लिख दिया उन्होंने स्पष्टम। अर्थ क्या है इसका, अर्थ सूत्रार्थ सूत्र से ही स्पष्ट है। तो क्या अर्थ निकलेगा बच्चा, अनुस्वार से क्या पद है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुस्वार को यही कौन सा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह प्रत्याहार के परे रहते हैं, प्रत्याहार के वर्ण जब परे हो। परसवर्ण क्या है, जो प्रथमा होता है वो विधेय होता है ना, तो परसवर्ण होता है। परसवर्ण किसको होता है, जो षष्ठ्यंत होता है वो उद्देश्य होता है ना, उसको कार्य करना होता है। तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है। यह प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं, अच्छा कौन नहीं आता ये बता, ह नहीं आता और सा नहीं आते और अच भी नहीं आते, इतने नहीं आते, माने कि ज्यादातर तो आते ही हैं। क्यों रे, लगभग 90% वर्ण, 88% लगभग वर्ण आ ही जाते हैं, कुछ ही छूटते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो ये परसवर्ण कब होता है, कब होगा ना ये परसवर्ण, बहुत सही। आइए सबसे पहला वाला देखिए, यहाँ पर क्या है रे, मूल क्या है, अम है कि अन है, अन प्लस किता ना है ना, हाँ। अकी लक्षणे धातु है ये, तो उसको नुम हो जाता है, नुम का ना बीच में जाता है, तो अन अग्रे किता, ये अपदांत ना है। अपदांत ना को क्या हो जाता है, सबसे पहले तो अनुस्वार कर लेना, अनुस्वार करोगे तो बन जाएगा अंकित, ठीक है। और उसके बाद अनुस्वार को होता है पर सवर्ण, अनुस्वार को क्या होता है, देखो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, ओनली ऑन नासिका। पर में बैठे हुए जो हैं, पर में बैठा है ककार, उस क के सवर्णी वर्ण कौन है, क ख ग घ ङ, उसमें से सिर्फ एक वर्ण को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी नासिका, तो और वो वर्ण कौन सा है, पंचम वर्ण। आप ये समझ लीजिए सीधी सी बात, जब भी कोई पंचम वर्ण परे मिल जाएगा, मतलब वो इधर का जो भी वर्ण होगा उसका पंचम वर्ण आपको अनुस्वार के स्थान पर बैठा देना है। आपने बैठा दिया तो आ को क्या बैठा, ङ, कोई बच्चा ऐसा मिल गया ये अंकितः। अब लेखन परंपरा क्योंकि ये नए तरीके की है, पहले लोग तो ङ लिख करके और इधर नीचे क जोड़ करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चा ये वाला देखिए, यहाँ का क्या है संधि विच्छेद, यहाँ पर क्या है, ना है ना, ऐचु धातु, तो ये है तुम्हारा अन है ना, यहाँ पे भी तो अन अग्रे चेता, ना को पहले क्या कर दो, अनुस्वार कर दोगे, ये बन जाएगा। उसके बाद पर में क्या वर्ण है, तो इसका सवर्णी वर्ण करिए, यहाँ तो यहाँ होगा तो मिलके क्या बनेगा, ये उच्चारण सही से करिए, ऐचितः। हाँ इसी पर मुझे ध्यान दिलवाना है, आगे थोड़ा कहता हूँ, पूरा थोड़ा पढ़ा लूं तब। फिर बच्चों इसके बाद है अगला वाला रूप, क्या, यहाँ तो कुन अग्रे ठितः, नकार को पहले तो अनुस्वार कर दीजिए, कौन करेगा, नश्चा पदांतस्य झली, तो बन जाएगा कुन ठीता, फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण, ये को क्या हो जाएगा, इसको ण हो जाएगा, ये परे है तो ये क्या बोला जाएगा, कुर्ण ठिता, कुर्ण ठिता ण है ना, हाँ यहाँ अनुस्वार उच्चारण मत करना। पर सवर्ण ये बच्चा जो होता है सूत्र के द्वारा नित्य होता है, पक्ष में कहीं पर भी अनुस्वार रहता ही नहीं है, सब जगह परसवर्ण होता है, नित्य होता है। अतः हिंदी वाले यदि अंकिता ऐसे लिखें तो हिंदी वाले लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपभ्रंश भाषा है। संस्कृत वालों को गलती नहीं करनी है, ना तो लिखने में ना ही उच्चारण, ठीक है, क्योंकि उच्चारण
का विषय पहला है, लेखन का उसके बाद में होता है। ठीक है, तो कुंठिता समझ गए। अब ऐसे इधर आ जाओ बच्चा, अग्रिम अंतः, इसको कैसे करोगे? समूह उपसमय धातु है, इस एक किता प्रत्यय का रूप है ना, एक किता प्रत्यय के बने रूप है ये। और साम अग्रेता, यहाँ पर मांत पद है ना, इसको कौन अनुस्वार कर देगा जिया? मांत पद को। हाँ, मांत पद नहीं है, अपदांत कहो, अपद है मतलब पद के अंत में नहीं है। नश्चा पदांत जली से क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो साम अग्रे, अनुस्वार को परसवर्ण करो। हमेशा ये देखते जाओ यह परे है या नहीं। यह परे है तो परसवर्ण क्या होगा? नित्य होगा, मतलब इसको न हो जाएगा। तो शांतः, तो देखो अभी तक आपने क ख ग घ ङ क्रम से चले हैं। कवर का अंतिम अक्षर जो परसवर्ण के रूप में किया, ङ के बाद चवर्ग आता है उसका अंतिम, उसके बाद आता है टवर्ग, टवर्ग का अंतिम वो आपने परसवर्ण के रूप में किया। उसके बाद जो है आता है न, जो कि तवर्ग का अंतिम है। अब कौन बचा? पवर्ग। उदाहरण इसका देख लीजिए, गुम अग्रे फीता। अब मकार को अनुस्वार कर दिया, गुम फीता। अनुस्वार को क्या कर लो? परसवर्ण, पर में है फ, और उसका ही सवर्णी अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा क्या? ये गुम फितः बन जाएगा। इस तरीके से समझ गए ना इस बात को। तो ये परसवर्ण आपको करने हैं यहाँ पर नित्य परसवर्ण। कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वे प्राप्ते, इसे कहते हैं सिद्धांत कौमुदी। सुनिए आगे क्या है। एक कुर्वन्ति प्रयोग बनता है बच्चा, करोति कुरुतः, उस कुर्वन्ति प्रयोग में णत्व की प्राप्ति है। किससे णत्व की प्राप्ति? अभी वो सूत्र आप पढ़ लिए होंगे अजंत पुल्लिंग में, अट को प्वांग नुम व्यवाय। तो रेफ और सकार पूर्व में हो, उसके बीच में अट का पवर का व्यवधान रहे, तो नकार को नकार हो जाता है। ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, र और स पहले हो, इधर हो न, और बीच में अटकवर पवर गांगनुम में से कोई यथा संभव हो, तो ये क्या हो जाता है? ना को ना। तो कुर्वन्ती में देखो कुर, ये र इधर है, र के बाद र इधर के बाद कौन वर्ण है? वो किस में आ गया? अट में आ गया, क्योंकि उसके अट इनका व्यवधान चाहिए ही चाहिए। व के बाद कौन वर्ण है? ना नहीं अ, वो भी अट में आ गया। और उसके बाद कौन वर्ण है? उस ना को ना अट को पांगनुम विवायपी कर सकता। ठीक है। और भाई सुनो, इस ना को, इस कुर्वन्ती में इस ना को अनुस्वार भी कर सकता है। नश्चा पदांत तस्य झली। अब दोनों में झगड़ा हो गया, एक ही जगह दोनों को लगना है, कौन लगे? तो उस निर्णय, उसका निर्णय किया जो है पूर्वत्रा सिद्धम ने। भैया सपा शब्द सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा और त्रिपाद्यम अपनी पूर्व प्रति परम शास्त्रम सिद्धम से आप, ये त्रिपादी है। तो पूर्व शास्त्र त्रिपादियों में भी ये दोनों के दोनों त्रिपादी हैं, अटकुपांग भी त्रिपादी और अनुस्वार से ही परसवर्णा भी त्रिपादी। तो क्या किया? कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वे प्राप्ते, कुर्वन्ति में उस नकार को नकार भी प्राप्त है, पर तस्य असिद्धत्वात्, तस्य माने जिसकी बात पीछे की जा रही है, अणत्वस्य असिद्धत्वात्, परणत्व तो असिद्ध हो जाता है। क्यों? वो परत्रपादी है, अनुस्वार से ही परसवर्णा की अपेक्षा वो परत्रपादी है। तो बच्चा क्या होता है? तस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारे, उसको असिद्ध होने से पहले कुर्वन्ती में कर लिया जाता है अनुस्वार। क्या कर लिया जाता है बच्चा? ये ले बच्चा, कुर्वन्ती में पहले अनुस्वार कर लिया, अनुस्वार कर लिया। अब तो नहीं अटकुपांगनो विवाह लग सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे उसे ना को ना करना था, हाँ वो कर दिया उसका खेल। और उस अनुस्वार को पर सवर्ण, आगे है परे है ना, कौन कर देगा? तो वो पर सवर्ण कर दिया, पर सवर्ण कर दिया। तो ये वो इसको अनुस्वार को हटा के इधर ना कर लो, क्योंकि ना ही होगा परसवर्ण के रूप में, फिर कुर्वन्ती बन गया। कहा कि अब तो ना आ गया ना, अब लगा दो अटकुपांगनुम विवाहेपि, अब ना को ना करो। तो कहा परसवर्णे चक्रते, परसवर्ण कर लिया। और तस्य सिद्धत्वात्, तस्य सिद्धत्वात् मतलब परसवर्णस्य सिद्धत्वात्, परसवर्ण हो गया असिद्ध, परसवर्ण सिद्ध हो गया माने न हो जाएगा असिद्ध। न क्यों सिद्ध हो जाएगा? अब इन दोनों का तुम पूर्वा पर देख लेना अष्टाध्यायी में। अनुस्वार से यही सवर्ण पर त्रिपादी है, और जो अटकुपांगनुम विवाहेपी है वो पूर्व त्रिपादी है, वो 8-2 का है, ये 8-4 का। तो इसलिए क्या होता है इनका थोड़ा समझे ना, अटकुपांगनुम विवाहेपी कहाँ का है? 8-4-2 का है। और ये आपका तुम्हारा 8-4 पर त्रिपादी कौन हुआ? अनुस्वार से ही परसवर्ण अनुस्वार कर चुका है, क्योंकि उस समय वो लग नहीं सकता था। जब उसे अनुस्वार अवस्था में तो अटकुपांग लग नहीं सकता था, लेकिन यदि वो परसवर्ण कर देता है तो ये लग सकता है। तो अब यहां पर इस परसवर्ण वाले नकार को क्यों नहीं होता है नकार? तो अब ये कह लेना कि भैया पर त्रिपादी जो होता है वो पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होता है, पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में। तो अब जो है अटकुपांगनुम विवाहेपी की दृष्टि में ये असिद्ध है नकार, उसको तो वो यही दिख रहा है, उसको तो अनुस्वार ही दिखता है, इसलिए फिर भी णत्व तो नहीं हो पाता। तो बेचारा दोनों तरीके से मारा जाता है। ठीक है,
इस बात को समझे बच्चों। तो कुर्वन्ति में प्रश्न आएगा, कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वं कथम न भवति, उत्तर आपको अब दे लेना, ठीक है। और इसके बाद वा पदान्तस्य, पदान्तस्य अनुस्वारस्य सेम नियम है जो अनुस्वार से ही परसवर्ण का नियम है, वो इसका भी नियम वही है। बस उसमें अपदांत में लगता था, ये पदांत वाले को करेगा, माने मोनुस्वारा जहां अनुस्वार करेगा उस अनुस्वार को परसवर्ण की जिम्मेदारी किसकी है। बस ध्यान ये रखना है, पदांत में वो विकल्प से कर सकते हो तुम वह परसवर्ण, अपदांत में तो नित्य ही करना है, पर पदांत में आपको क्या करना है, विकल्प से कर लेना है। तो बच्चा उदाहरण भी देख लीजिए इसके धनाधन। सबसे पहले है त्वम अग्रे करोसी तिङंत पद है, त्वम भी सुबंत पद है, मांत पद है कि नहीं। मांत पद को क्या कर दो, अनुस्वार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, त्वम करोसी। अनुस्वार को कर दो अब परसवर्ण, वा पदान्तस्य, जो ऊपर वाला काम था यह पर इसको भी चाहिए, सूत्र की वृत्ति में देख रहे हो, पदान्तस्य अनुस्वारस्य परसवर्णो वास्य, एम शर्त है। वो परसवर्ण हो गया तो पर में है क, उसका सवर्णी क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा त्वं करोसी। और इसके नीचे भी क लिख देते हैं, तो हलंत नहीं लिखते लोग, ठीक है। रवि ध्यान दे रहा है, ये क्योंकि परसवर्ण होता विकल्प से है, एक बार नहीं होगा, परसवर्ण नहीं हुआ ना, अनुस्वार ही रहा, इसका उच्चारण कैसे होगा, त्वं करोसी, उसका त्वं करोषि, ठीक है। अभी रुक जाओ, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चा सम अग्रे यंता, सम अग्रे, ये सम कोई उपसर्ग है, ये पद है, ये यंता यंतारु वो दर के रूप है ना, अथवा चलो अथवा त्रिच का भी समझ सकते हो। अब ये एक पद ये है, एक पद ये है, मान पद को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो स्थिति हो गई तुम्हारी सम यंता। अब परसवर्ण करना है, पर में स्थित कौन मिल गया, अभी तक तो वो वर्ग के स्पर्श वर्ण मिल रहे थे, वहां तो दिक्कत नहीं, आप आंख बंद करके बैठा देते थे। 5 इधर ऐसी स्थिति में क्या करोगे, इसके सवर्णी है 2, एक सादा एक अनुनासिक, तो नकार के स्थान पर तो क्योंकि ना तो अनुनासिक है, उसके स्थान पर यदि बैठेगा तो अनुनासिक वाला ही, तो इसलिए अनुनासिक वाला बैठा दिया, क्या बन गया, संयंता। और जब ये एक बार नहीं होगा परसवर्ण तो अनुस्वार भी रहेगा, समयंता। इसी प्रकार से बच्चों सम प्लस वत्सरः, सम आगे संवत्सर वर्ष को कहते हैं ना, सम उपसर्ग है ना, इसको क्या कर दिया अनुस्वार, तो ये बन गया तेरा सम, अनुस्वार को कर दिया परसवर्ण। आगे परे है वह, अब यह वाला तो अनुनासिक होते हैं, तो इसको भी अनुनासिक हो जाएगा, संवत्सर है। बहुत सारी किताबों में बच्चों कर क्या दिया है, अनुनासिक करना चाहिए था इस वा को, उन्होंने कर दिया है स में आ को, वो अनुनासिक उधर लगा दिया। ऐसे ही समयंता में या को अनुनासिक करना था, उन्होंने सा के ऊपर लगा दिया है, तो सा का आ अनुनासिक हो गया है। परसवर्ण यहाँ पर क्या है, उसको वो अनुनासिक वैसा परसवर्ण, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक का थोड़ा स्थान सामने सा है ना, इसलिए वो कर लिया जाता है। ऐसे ही इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यम प्लस लोकम है ना, वो रूप बनते हैं ना, यह यौ ये यम यौ यान, तो यम प्लस लोकम है, मकार को अनुस्वार कर लेना, तो पहले ये बन जाएगा, उसको परसवर्ण हो जाएगा, परसवर्ण विकल्प, एक बार परसवर्ण होगा तो यल्लोकम, परसवर्ण नहीं होगा तो यम लोकम। इसको थोड़ा मुझे स्पेस लगाना है, यम को अलग, ये दोनों अलग अलग पद है। उसको मूल में लिख भी दिया, अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवला, अत्र माने यहाँ पर अनुस्वार को पक्ष में अनुनासिक यवला हो जाएंगे, क्यों, उनके साथ में उनका उच्चारण स्थान मैच करेगा। ये बच्चा तुमने पूरी संधि पढ़ ली, अब इस बात पर फिर से ध्यान दे लो कि संस्कृत बोला जाएगा क्या, कि संस्कृत बोला जाएगा। अब समझे क्यों बोला जाएगा, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान ही गड़बड़ा दिया है लोगों ने, उसको नकार की भांति हर जगह करने लग गए, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान ठीक करना होगा। दक्षिण भारत में बहुत सुव्यवस्थित से बोलते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण संस्कृत यही है। ऐसे ही सिंह अनुस्वार है तो यही करना है। अनुस्वार का जहां परसवर्ण वाला है वो बहुत गड़बड़ा रखा है, जैसे ये वाला हमने अनुस्वार से ही परसवर्ण में पढ़े थे, इसको तो कुंठिता बोलते हैं, वो ण बोलते ही नहीं है। जैसे एक शब्द है तुम्हारा, ये है तुम्हारा घंटा, ये ण है, अनुस्वार को परसवर्ण हुआ है, नित्य होता है। अब इसको वो क्या बोलते हैं, तो हिंदी वालों ने भी यही लिखना शुरू कर दिया। मैं 3 धारा पे एक जगह देखा, वहां पर उसने लिख रखा है लंच, क्या लिखा है, बहुत सारी जगहों पर पंच लिखने लग गए हैं, क्यों, तुमने उच्चारण गड़बड़ा लिया, तुम अब इस वर्ण को बोल ही नहीं रहे हो, यहाँ को तुम्हें बोलना चाहिए अब पैंच, क्या बोलना है, पैंच, है ना, पैंच ब्राह्मण संति, और इसको या तो ऐसे वो अनुस्वार कर ले, है ना, तो लंच कुछ वैसे बोल लेगा, क्योंकि वो तो उसका शब्द है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो यदि च परे है तो हम तो उसका यहाँ जैसा उच्चारण करेंगे लंच। तो बच्चों अब इसे सही करना,
ऐसे ही घंटा, घंटा बोल क्या देते हो, ये ले घंटा बोल देते हो, तो वो न बोला जाता है। अतः अनुस्वार के उच्चारण स्थान में सावधानी। अरे भैया तुम अंकितः इसका यहां नहीं बदले हो, न बोल रहे हो प्रॉपर, तो उधर क्यों बदल रहे हो? इसीलिए बच्चों ये दो में ज्यादा गड़बड़ होती है, इसे तुम सही करना। और जहां परसवर्ण है, जैसे देखो इन दोनों को अलग अलग उच्चारण करके बताओ। और इसको पहला होगा त्वं करोसी, न साफ साफ है, और इसका त्वं करोसी। अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है? ओनली और नासिका है ना भाई, तो इसलिए संस्कृत में कैसे हो जाएगा? संस्कृत। हाँ, बाद में जो है दंत स्थानीय वर्ण है सकार, उसकी थोड़ा छाया जा सकती है मात्र, क्योंकि आगे सा है ना, पर उसका उच्चारण रियल यही है। संस्कृत में संधि क्या है, मैं आपको जब संस्कृता पढ़ाऊंगा आगे, अब क्लियरली वहां बताऊंगा। इसीलिए बच्चों एक आज सबसे बड़ी जो गलती करते हैं उसका पर्दाफाश, इसीलिए ठीक है ना। हरिम, देखो हरिम बन, इसको कैसे करना है? हरिम अग्रे, ये तो सही है, हरिम वंदे, ठीक है। अब यदि यहां पर कोई बोले आगच्छतु, अब ये आगच्छतु का आ परे है, तो ये बदल जाएगा तुम्हारा, इसको कैसे बोलोगे? क्या आप म के उच्चारण में और अनुस्वार के उच्चारण में कुछ भेद कर रहे हो? यदि आप इसको हरिम आगच्छतु पढ़ रहे हो, तो इसको क्या पढ़ोगे फिर, अनुस्वार को? यदि आप ये दोनों को समझ लेते हो तो उच्चारण समझ जाओगे। और मैं पहले ही कह रहा हूं, उच्चारण पहले विकसित हुआ है, लेखनियां बाद में आई है। क्यों? आगे एक सूत्र आ रहा है, मोराजी समहक्वौ, ये सूत्र कह रहा है कुवंतौ राजतौ परे मां को म होता है। मां को म करने का विधान मतलब क्या है? कि अनुस्वार नहीं करना। मां को म करने का क्या मतलब है? अनुस्वार नहीं करना। इसका मतलब अनुस्वार का उच्चारण थोड़ा अलग तरीके से होता है, और मां को म करोगे तो उसका उच्चारण अलग तरीके से होगा। इसलिए इसका उदाहरण जो है सम्राट है, वहां मां को म पढ़ो। तो पाणिनि जी के ये सूत्र बता रहे हैं, मकार उच्चारण की रीति अलग है, अनुस्वार उच्चारण की रीति अलग है। जो अब गड़बड़ा रखी है भाई, मैंने भी बहुत गड़बड़ा रखी है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपनी भी उसमें, लेकिन बाद में हमने देखा, जाना, समझा, सोचा, तब कुछ चीजें निकल के आई। इन सूत्रों का बार बार परिशीलन किया। इसलिए बच्चा अनुस्वार को तो जब, इसलिए लेखन में प्राय बच्चे क्या है, उन्हें लिखवाओ ना, तो वो इसमें भ्रांत रहते हैं कि इसको मैं अनुस्वार लिखूं कि आगे वाले वर्ण को देख करके लिखूं, म जैसा। यदि उच्चारण ठीक होगा तो गड़बड़ नहीं होगी। यदि अनुस्वार का ये उच्चारण करना है तो हरिम आगच्छतु, हरिम आगच्छ, ये अनुस्वार उच्चारण है, पर आगच्छति के पर रहते इसके वो अनुस्वार होता नहीं है कभी भी। क्यों? अनुस्वारा का नियम आप जानते हो। ऐसे को बोलना है तो हरिमागच्छतु, इसलिए इसको मिला के लिखने की परंपरा है रे। हरिमागच्छतु, मां का ठीक से उच्चारण करो। क्यों? अनुस्वार केवल नासिका स्थानीय है, और मां नासिका के साथ साथ ओष्ठ स्थानीय भी है। तो इनका उच्चारण गड़बड़ होने से सब लेखन परंपरा गड़बड़ हो गई है। तो इसको अब ठीक करना है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताना भी